नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। पाटलिपुत्र सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने नॉमिनेशन कर लिया है और रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन में एनडीए के सभी दलों के नेता मौजूद रहे। एनडीए नेताओं के निशाने पर रहा आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का परिवार। आरजेडी पर सबसे तीखा हमला बोला। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोगों को 90 के दशक की याद दिलाई। ये तस्वीर बीजेपी नेता रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन का है। रामकृपाल यादव ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर पाटलिपुत्र सीट पर नॉमिनेशन किया। रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन में एनडीए के सभी दलों के नेता मौजूद रहे और निशाने पर रहा लालू प्रसाद यादव का परिवार। रामकृपाल यादव जी ने 2014 में उनकी बड़ी बेटी को चुनाव हरा दिया तो आरक्षण देकर उसको राज्यसभा का एमपी बना दिया। आरजेडी पर सबसे तीखा हमला बोला एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोगों को 90 के दशक की याद दिलाई और सचेत किया। ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी को तेल दिलाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन हड़पने का काम करते हैं। नॉमिनेशन के बाद रामकृपाल यादव ने दावा किया कि एक बार फिर वही जीतेंगे। सांसद बन के सेवक हूँ और जब तक जिंदा हूँ सेवा पाटलिपुत्र की जनता का करता रहूंगा। यादव बाहुल्य पाटलिपुत्र सीट हमेशा से लालू प्रसाद के परिवार के लिए नाक की लड़ाई रही है, लेकिन हमेशा हार का सामना करना पड़ा। 2008 में परिसीमन के बाद पाटलिपुत्र लोकसभा सीट अस्तित्व में आया। अब तक यहाँ 3 चुनाव हुए। 2009 में पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद की हार हुई और उसके बाद 2014 में 2019 में लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती को हार का मुंह देखना पड़ा। एक बार फिर रामकृपाल यादव के सामने लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती उम्मीदवार है। इस बार जनता का फैसला क्या होता है, जानने के लिए 4 जून का इंतजार करिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। पीएम मोदी का रोड शो आज होने वाला है 12 मई को और रोड शो को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, प्रशासन भी काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है और ये पहली बार है जब राजधानी पटना में पीएम मोदी का रोड शो होने जा रहा है। 12 मई को शाम 6 बजे पीएम पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। हाईकोर्ट के पास अंबेडकर मूर्ति से शाम 7 बजे रोड शो शुरू हो जाएगा, जो कि इनकम टैक्स चौराहा होते हुए डाक बंगला चौराहा, एग्जीबिशन रोड, भट्टाचार्य मोड़, कदम कुआं और ठाकुरबाड़ी रोड होते हुए बाकरगंज के रास्ते गांधी मैदान पहुंचेंगे और वहां जेपी गोलंबर के पास रोड शो को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी काफी अलर्ट हैं। फुटपाथ दुकानदारों को आज शाम तक दुकान हटाने का आदेश भी दे दिया गया है। बारह मई को पटना में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो है। पीएम के रोड शो पर तंज कसते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो जॉब शो करेंगे। वहीं इस पर जेडीयू सांसद संजय झा ने पलटवार किया है। संजय झा ने पूछा कि कैसा जॉब शो करेंगे तेजस्वी, क्या लैंड फॉर जॉब शो करेंगे? पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी का रोड शो होने वाला है। आप पीएम चाहे एयर शो करें या रोड शो करें। 12 मई 2024 को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे। बीजेपी पीएम मोदी के रोड शो की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है, लेकिन पीएम मोदी के रोड शो से पहले ही सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि पीएम रोड शो करे, वो जॉब शो करेंगे। आप पीएम चाहे एयर शो करें या रोड शो करें, तेजस्वी जॉब शो करेंगे। तेजस्वी यादव के जॉब शो वाले बयान पर जेडीयू सांसद संजय झा ने पलटवार किया है। संजय झा ने पूछा कि तेजस्वी यादव कैसे जॉब शो करना चाहते हैं,
क्या लैंड फॉर जॉब शो जैसे शो करना चाहते हैं क्या? जॉब शो पता नहीं है बिहार में कैसा जॉब शो दिखाए थे। लैंड फॉर जॉब वही करना है क्या? लैंड फॉर जॉब शो करना है। 13 मई को बिहार में चौथे चरण की 5 सीटों पर वोटिंग है। उसके एक दिन पहले पीएम मोदी का पटना में भव्य रोड शो है। पीएम मोदी भले ही पटना में रोड शो करें, लेकिन इसका असर पटना साहिब और पाटलिपुत्र ही नहीं बल्कि आसपास के कई सीटों पर पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दंगल के बीच अब हिंदू मुसलमान की एंट्री हो चुकी है। इस्लामिक स्टेट बनाने की बात होने लगी है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के जरिए जो दावे किए हैं उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। हिंदुओं की आबादी घटने और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने के दावे के बीच विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। चुनावी दंगल के बीच हिंदू मुसलमान की सियासत फिर से तेज हो गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में भारत में हिंदुओं की आबादी में पिछले 65 साल में कमी आई है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी इंडिया अलायंस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस और उसके साथी दल भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। सियासत जिस रिपोर्ट को लेकर गर्म है, उसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने तैयार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुओं की जनसंख्या 1950 से 2015 के बीच 7.8% घटी। 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम आबादी करीब 43% बढ़ गई। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 167 देशों का पॉपुलेशन स्टडी किया गया है। इसी महीने जारी इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। गिरिराज सिंह का दावा है कि कांग्रेस भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी में है। इस साजिश में कांग्रेस की तुष्टीकरण का अहम रोल है। कांग्रेस ने बिहार और देश को धर्मशाला बना दिया है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी कहते हैं कि रिपोर्ट के जरिए बीजेपी वाले देश को गुमराह करना चाहते हैं। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। चुनावी समर में जिस तरह से हिंदू मुसलमान की जनसंख्या को लेकर सियासत तेज है, उसने पॉलिटिकल पारे को बेहद गरमा दिया है। बीजेपी के वार पर इंडिया अलायंस के नेता पलटवार कर रहे हैं। आगे के चुनाव के फेज में ये मुद्दा बेहद गरमाने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चौथे चरण के प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर गलती से भी इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो ये लोग राम मंदिर पर बाबरी का ताला लगा देंगे। दरअसल इसकी शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी ने की थी। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को लेकर नारा लगाया और इसके बाद पीएम मोदी और अमित शाह का बयान सामने आया है। पीएम मोदी और अमित शाह के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। वो मंदिर तो बेकार का है, वो मंदिर तो बेकार का है। जरा भी गलती करी तो
तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार में एक बार फिर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद चर्चा में है। शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी ने की। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को लेकर नारा लगाया तो सपा नेता रामगोपाल यादव ने राम मंदिर को बेकार बता डाला। हम रोज राम के दर्शन करते हैं पर मंदिर नहीं गए आप लोग, वो मंदिर तो बेकार का है। इसके बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता को चेताया। अमित शाह ने कहा कि ये लोग अगर गलती से भी सत्ता में आ गए तो राम मंदिर पर बाबरी वाला ताला लगा देंगे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना था, वो राम मंदिर को बेकार बताते। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। इनको मौका दे सकते। राम मंदिर को लेकर जनता को आगाह करने वाले अमित शाह के बयान पर सियासत तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने इंडिया अलायंस के नेताओं पर तुष्टीकरण और समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत बेहतर तरीके से इनकी मंशा को उजागर किया है कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो क्या सब करेंगे। ये भी कारण है कि देश के लोग इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को अगर ताला लगाना होता तो वो राम मंदिर का ताला क्यों खुलवाती। तरह से वो धार्मिक उन्माद फैला के ध्रुवीकरण करके ये 3 चरणों के चुनाव के बाद वो चाहते हैं किसी भी ढंग से अगले चरणों में उनको सफलता मिले। लोकसभा चुनाव के प्रचार में हर चरण में मुद्दे बदलते रहे हैं। चौथे चरण की वोटिंग के पहले एक बार फिर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने समस्तीपुर के उजियारपुर में बीजेपी उम्मीदवार नित्यानंद राय के लिए वोट मांगा। सम्राट चौधरी ने यहां मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। सम्राट चौधरी ने कहा कि एक ही धर्म के लोगों की संख्या कैसे बढ़ रही है। वहीं लालू प्रसाद के मुस्लिमों को आरक्षण देने के बयान पर उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लालू प्रसाद मुसलमान बनकर भी आ जाएं तो भी मुस्लिमों को आरक्षण की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। ये चिंता का विषय है। पूरी तरह हमको चिंता करना पड़ेगा कि एक धर्म समुदाय के लोगों की संख्या इससे कैसे बढ़ रही है। और भारत और पाकिस्तान में यही फर्क है। जिस भारत में लगातार अल्पसंख्यक बढ़ रहे हैं, दूसरे देशों में देखिएगा, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहाँ अल्पसंख्यक घट रहे हैं। लालू प्रसाद जी ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए और हम लोगों ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा और स्पष्ट तौर पर कहा कि लालू जी मुसलमान बनकर भी आ जाएं तब भी मुसलमान को आरक्षण की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।